बू सआदत हसन मंटो। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के इस स्प्रिंगों वाले पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से जरा उधर को सरका दिया गया है, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते रात के दूधियाले अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे और नहा रहे थे। वो घाटन लौंडिया रणधीर के साथ कपकपाहट बनकर चिमटी हुई थी। शाम के करीब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की तमाम खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद जब वो बालकनी में जरा तफरीह की खातिर आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो गालिबन साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के दरख्त के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मुतवज्जे किया था और आखिर में हाथ के इशारे से उसे ऊपर बुला लिया था। वो कई दिनों से शदीद किस्म की तन्हाई महसूस कर रहा था। जंग के बायस बम्बई की करीब करीब तमाम क्रिश्चियन छोकरियां, जो पहले सस्ते दामों पर मिल जाती थी, औरतों की एक्सॉलरी फोर्स में भर्ती हो गई थी। उनमें से बाज ने फोर्ट के इलाके में डांसिंग स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी उदासी की एक वजह तो ये थी कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थी। दूसरी वजह यह भी थी कि रणधीर, जो फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुहस्सब, तालीम याफ्ता, सेहतमंद और खूबसूरत था, लेकिन उस पर फोर्ट के अक्सर कहबाखानों के दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि उसकी चमड़ी सफ़ेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताज होटल के गिरदो नवाह की कई क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी मुलाकात कर चुका था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ऐसी मुलाकात के आदाब से वो उन क्रिश्चियन लौंडों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा वाकफियत रखता है जिनसे ये लड़कियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी चुगत से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने महज दिल ही दिल में हेजल से उसकी ताज़ा ताज़ा पैदा शुदा रऊनत का बदला लेने की खातिर उस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हेजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज़ सुबह को वर्दी पहनकर और अपने कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये पर जमाकर बाहर निकलती थी और इस अंदाज से चलती थी गोया फुटपाथ पर तमाम जाने वाले उसके कदमों के आगे टाट की तरह बिछते चले जाएंगे। रणधीर ने सोचा था कि आखिर वो क्यों इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना राग़िब है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम काबिल नुमाइश चीज़ों की अच्छी तरह नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने अय्याम की बेतरतीबी का जिक्र कर देती हैं, अपने पुराने माशकों का हाल सुनाती हैं, जब डांस की धुन सुनती हैं तो अपनी टांगें थिरकाना शुरू कर देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन कोई औरत भी इन तमाम खूबियों की हामिल हो सकती है। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था तो उसे हरगिज यकीन नहीं था कि वो उसको अपने साथ सुला सकेगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये ख्याल किया था कहीं ऐसा ना हो बेचारी को निमोनिया हो जाए, तो रणधीर ने उससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो उसका मतलब समझ गई थी क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। मगर बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी सफ़ेद धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोचकर अपना काष्ठा खोला, जिसका मैल भीगने के बायस और ज्यादा उभर आया था। काष्ठा खोलकर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से सफ़ेद धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी फंसी फंसी चोली उतारने की कोशिश शुरू की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। ये गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे मगर मैले गढ़े में जज्ब सी हो गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गिरा खोलने की कोशिश करती रही, जो बारिश के पानी से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक कर हार गई तो उसने मराठी जबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं खुलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गिरा खोलने लगा। थक हार कर उसने एक हाथ में चोली का एक सिरा पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरा, और जोर से खींचा। गिरा एकदम फिसली, रणधीर के हाथ जोर में इधर उधर हटे और दो धड़कती हुई छातियां नमूदार हुई। रणधीर ने एक लहजे के लिए ख्याल किया कि उसके अपने हाथों ने उस घाटन लड़की के सीने पर नर्म नर्म गूंधी हुई मिट्टी को चाबुक दस्त कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल दे दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गदराहट, वही जाज़बियत, वही तरावत, वही गर्म गर्म ठंडक थी जो कुमार के हाथों से निकले हुए ताज़ा ताज़ा कच्चे बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की इन जवान छातियों में, जो बिल्कुल बेदाग थी, एक अजीब किस्म की चमक महलूल थी। सियाही माइल गंदुमी रंग के नीचे धुंधली रोशनी की एक तह सी थी।
जिसने ये अजीब व गरीब चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होने के बावजूद चमक नहीं थी। उसके सीने पर छातियों के ये उभार दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी के अंदर जल रहे हों। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते कपकपा रहे थे। उस घाटन लड़की के दोनों कपड़े जो पानी से शराबोर हो चुके थे, एक गलीज ढेरी की शक्ल में फर्श पर पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। उसके नंगे और मैले बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में वो कैफियत पैदा कर रही थी जो सख्त सर्दियों में नाइयों के गलीज मगर गर्म हम्माम में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। सारी रात वो रणधीर के साथ चिमटी रही। दोनों गोया एक दूसरे में मदगम हो गए थे। उन्होंने बमुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ उन्हें कहना सुनना था सांसों, होठों और हाथों से तय होता रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवाई लम्स की तरह फिरते रहे। छोटी छोटी चूचियां और वो मोटे मोटे मसाम जो उनके इर्द गिर्द एक काले दायरे की शक्ल में फैले हुए थे, उस हवाई लम्स से जाग उठते और उस घाटन लड़की के सारे जिस्म में ऐसा इर्तियाश पैदा हो जाता कि रणधीर खुद भी एक लहजे के लिए कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहटों से रणधीर का सैकड़ों मर्तबा तारुफ हो चुका था। वो उसकी लज्जत से अच्छी तरह आशना था। कई लड़कियों के नर्म और सख्त सीनों के साथ अपना सीना मिलाकर वो ऐसी रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल अल्लड़ थी और उसके साथ लिपट कर घर की तमाम बातें सुना दिया करती थी जो किसी गैर को नहीं सुनाना चाहिए। वो ऐसी लड़कियों से भी जिस्मानी रिश्ता कायम कर चुका था जो सारी मशक्कत खुद करती थी और उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी। मगर ये घाटन लड़की जो इमली के दरख्त के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसको उसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, बहुत ही मुख्तलिफ थी। सारी रात रणधीर को उसके बदन से अजीब व गरीब किस्म की बू आती रही थी। उस बू को जो बैक वक्त खुशबू और बदबू थी, वो तमाम रात पीता रहा था। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, हर जगह से ये बू जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के हर सांस में मौजूद थी। तमाम रात वो सोचता रहा था कि ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज इतनी ज्यादा करीब न होती अगर उसके नंगे बदन से ये बू न उड़ती। ये बू जो उसके दिलो दिमाग की हर सलवट में रेंग गई थी, उसके तमाम पुराने और नए ख्यालों में रच गई थी। उस बू ने उस लड़की को और रणधीर को एक रात के लिए आपस में हल कर दिया था। दोनों एक दूसरे के अंदर दाखिल हो गए थे, अमीक तरीन गहराइयों में उतर गए थे, जहां पहुंचकर वो एक खालिस इंसानी लज्जत में तब्दील हो गए थे। ऐसी लज्जत जो लम्हाती होने के बावजूद दायमी थी, जो माइले परवाज होने के बावजूद साकिन और जामिद थी। वो दोनों एक ऐसा पंछी बन गए थे जो आसमान की नीलाहटों में उड़ता उड़ता गैर मुतहर्रिक दिखाई देता है। उस बू को जो उस घाटन लड़की के हर मसाम से बाहर निकली थी, रणधीर अच्छी तरह समझता था। हालांकि वो उसका तज्जिया नहीं कर सकता था। जिस तरह बाज औकात मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी बास पैदा होती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और ही किस्म की थी। उसमें लौंडर और इत्र का मसनूईपन नहीं था, वो बिल्कुल असली थी। औरत और मर्द के बाहमी ताल्लुकात की तरह असली और अजली। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। वो नहाने के बाद आम तौर पर अपनी बगलों वगैरह में खुशबूदार पाउडर लगाता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे पसीने की बू दब जाए। लेकिन हैरत है कि उसने कई बार उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन आई, बल्कि उसे अजीब तरह की लज्जत महसूस हुई। उसकी बगलों के नरम नरम बाल पसीने के बायस गीले हो रहे थे। उनसे भी वही बू निकली थी जो गायत दर्जा काबिल फहम होने के बावजूद नाकाबिल फहम थी। रणधीर को ऐसा लगा था कि वो उस बू को जानता है, पहचानता है, उसका मतलब भी समझता है, लेकिन किसी और को ये मतलब समझा नहीं सकता। बरसात के यही दिन थे। इसी खिड़की के बाहर जब उसने देखा था तो पीपल के पत्ते लरस लरस कर नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थी। अंधेरा था, मगर उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी भी समूई हुई थी, जैसे बारिश के कतरों के साथ लगकर तारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उतर आई है। बरसात के यही दिन थे जब रणधीर के इसी कमरे में सागवान का सिर्फ एक पलंग होता था, मगर अब उसके साथ ही एक दूसरा भी पड़ा था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन यही बरसात के थे, मौसम भी बिल्कुल ऐसा ही था। बारिश के कतरों के साथ तारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी भी उतर रही थी, मगर फिजा में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर जिस पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के लरसते हुए पत्तों पर बारिश के कतरों का रक्स देख रहा था, एक गोरी चिट्टी लड़की अपने सदर को नंगे जिस्म से छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते गालिबन सो गई थी।
उसकी लाल रेशमी शलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी। उसके गहरे सुर्ख अजारबंद का एक खुंदना नीचे लटक रहा था। उस पलंग पर उसके दूसरे उतरे हुए कपड़े भी पड़े थे। उसकी सुनहरे फूलों वाली कमीज, अंगिया, जांगिया और दुपट्टा, सबका रंग सुर्ख था, बेहद सुर्ख। ये सब कपड़े हिना के इत्र की तेज खुशबू में बसे हुए थे। लड़की के सियाह बालों में मुकय्यश के जर्रे गर्द की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर गाजे, सुर्खी और मुकय्यश के उन जर्रात ने मिलजुल कर एक अजीब व गरीब रंग पैदा कर दिया था, बेजान सा, उड़ा उड़ा। और उसके गोरे सीने पर अंगिया के कच्चे रंग ने जा बचा लाल लाल धब्बे डाल दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थीं, जिसमें थोड़ी थोड़ी नीलाहट भी होती है। बगलों के बाल मुंडे हुए थे, जिसके बायस वहां सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर कई बार उस लड़की की तरफ देखकर सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखेड़ कर इसे लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला है, किताबों और चीनी के बर्तनों की तरह। क्योंकि जिस तरह किताबों पर दाब के निशान होते हैं और चीनी के बर्तनों पर हिलने जुलने से खराशें आ जाती हैं, ठीक उसी तरह इस लड़की के बदन पर कई जगह ऐसे निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थी, तो पीठ पर और सामने सीने के नर्म नर्म गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थी, और कमर के इर्द गिर्द कसकर बंधे हुए अजारबंद का निशान, वजनी और नोकीले जड़ाव नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पैदा हो गई थी, जैसे नाखूनों से बड़े जोर के साथ खुजाया गया हो। बरसात के यही दिन थे। पीपल की नर्म नर्म कोमल पत्तियों पर बारिश के कतरे गिरने से वैसी ही आवाज पैदा हो रही थी जैसी कि रणधीर उस रोज तमाम रात सुनता रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध ऐसे सफेद सीने पर हवाई लम्स की तरह फिरते रहे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे जिस्म में कई इर्तियाश दौड़ते हुए महसूस किए। उस नर्म नर्म जिस्म के कई गोशों में उसे सिमटी हुई कपकपाहटों का भी पता चला। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया, तो रणधीर के जिस्म के हर मसाम ने उस लड़की के छेड़े हुए तारों की आवाज सुनी, लेकिन वो पुकार कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के जिस्म की बू में सूंघी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से कहीं ज्यादा काबिल फहम थी, वो पुकार जो सौती हुदूद से निकलकर बेआवाज हो गई थी। रणधीर सलाखों वाली खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बहुत करीब पीपल के पत्ते लरज रहे थे, मगर वो उनकी लर्जिशों के उस पार दूर, बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां उसे मटमैले बादलों में एक अजीब किस्म की धुंधली रोशनी खुली हुई दिखाई देती थी, जैसे उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आई थी। ऐसी रोशनी जो राज की बात की तरह छुपी हुई मगर जाहिर थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी मिले आटे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके सोए हुए जिस्म से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती और हालत नज़ा को पहुंची हुई खुशबू बहुत नागवार मालूम हुई। उसमें कुछ खटास सी थी, एक अजीब किस्म की खटास जो बदहजमी की डकारों में होती है, उदास, बेरंग, बेकैफ। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फटे हुए दूध में सफेद सफेद बेजान फुटकियां बेरंग पानी में साकिन होती हैं, उसी तरह उस लड़की की निस्वानियत उसके वजूद में ठहरी हुई थी, सफेद सफेद धब्बों की सूरत में। असल में रणधीर के दिलो दिमाग में वो बू बसी हुई थी जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बगैर किसी बैरूनी कोशिश के बाहर निकली थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज्यादा हल्की फुल्की और दूररस थी, जिसमें सूंघे जाने का इस्तिराब नहीं था, जो खुद बखुद नाक के रास्ते दाखिल होकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच गई थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश करते हुए उस लड़की के दूधियाले जिस्म पर हाथ फेरा, मगर उसे कोई कपकपाहट महसूस न हुई। उसकी नई नवेली बीवी, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की लड़की थी, जिसने बीए तक तालीम पाई थी और जो अपने कॉलेज में सैकड़ों लड़कों के दिल की धड़कन थी, रणधीर की नब्ज तेज न कर सकी। वो हिना की मरती हुई खुशबू में उस बू की जुस्तजू करता रहा, जो बरसात के इन्हीं दिनों में जब खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उसे घाटन लड़की के मैले जिस्म से आई।